Okay, so the topic which we have now is CSP, constraint satisfaction problem. This is again a very important topic because इसमें काफ़ी सारी अप्रोचेस करवाई जाती हैं जो कि एक्चुअली इफेक्टिव है एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन में यूज़ अप हो रही हैं ना। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो गेम थ्योरी था एंड गेम थ्योरी में हमने कवर किया था मिन मैक्स एल्गोरिथम एंड अल्फा बीटा प्रूनिंग। सो मिन मैक्स में हमने ये देखा कि फ्लॉ था कि पूरे सारे सर्च नोड्स को ट्रेवर्स करना पड़ता है आपको, हर नोड को आपने देखना है, आप किसी को भी प्रून ऑफ नहीं कर सकते, विच वॉज हाईली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कि अगर ट्री बहुत बड़ा हो जाता है तो आपकी सर्चिंग क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग में जो सबसे अच्छा एडवांटेज है वो ये है कि आप प्रून ऑफ कर सकते हैं कुछ नोड्स। नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि हर केस में प्रून ऑफ करें, कभी कभी हो सकता है कि प्रून ऑफ किसी को भी नहीं करे, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके आधे ट्री को प्रून ऑफ कर पाए। बिकॉज एज यू हैव सीन सम एग्जांपल्स जो स्लाइड्स में इंक्लूड किए हैं, जो मैंने प्रैक्टिस भी की है वीडियो लेक्चर्स में, उसमें एक ऐसा है जिसमें ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सर्च ट्री इज प्रून्ड। तो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव अप्रोच। लेकिन इसमें जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि इट इज़ इंटायरली डिपेंडेंट कि आपने जो चाइल्ड नोड्स आपने ट्रेवर्स किए हैं, दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर एक पेरेंट नोड है जो ये लीफ नोड्स को ट्रेवर्स कर रही है, 2 4 6 है या 2 6 4 है, इन दोनों पैटर्न्स का रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है। 2 4 6 से शायद कोई नोड प्रून ऑफ हो जाए, लेकिन अगर यही 4 6 2 हो जाए तो शायद कोई नोड प्रून ऑफ नहीं हो। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो ये नेसेसरली इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमेशा आपकी प्रूनिंग होगी, इट्स टोटली डिपेंडेंट कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं उस पर डिपेंडेंट होता है। एंड अब अगर ये सवाल हो कि वैल्यूज़ पर हम कैसे डिसाइड करें कि हमने क्या रखनी है लीफ नोड्स की किस तरह, बिकॉज यूटिलिटी वैल्यूज़ तो सिर्फ सर्च स्पेस बना के हम कैलकुलेट करके बैक ट्रैक करें। सो इट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द डोमेन नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा पहली बार चेस खेल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जीतेगा, लेकिन अगर बार बार कोई खेलेगा तो उसकी डोमेन नॉलेज इंप्रूव होगी, उसको पता होगा कि मैंने पहली कौन सी मूव सोचनी है, दूसरी कौन सी मूव सोचनी है, तीसरी कौन सी मूव सोचनी है। सो ये बहुत वैरी करता है कि अगर आप पहली बार एक इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो तो आपको कुछ नहीं पता था कि आपने क्या करना है, लेकिन अगर आप बार बार उस इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो, आपकी डोमेन नॉलेज अच्छी हो, तो आपको पता होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह खड़े हुए, आपको रास्ते 5 मिल रहे हैं, तो आपको पता होता है कि ये वाला रास्ता अगर मैं करूँगा तो ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि मैं पहुँच जाऊँ। सो if you know the domain knowledge you get higher chances to succeed. So इसी तरह अल्फा बीटा प्रूनिंग में अगर आपकी जो सर्च स्पेस है वो डोमेन नॉलेज के थ्रू बनाई जाए कि आपने पहला मूव कौन सा सोचना है, सेकंड मूव कौन सा तुक्का लगाना है, तो उससे आपकी जो है लीफ नोड्स की जो वैल्यूज़ होती है, जो उनकी ऑर्डरिंग होती है, वो शायद बेहतर हो। एंड अगर बेहतर होगी तो प्रूनिंग ज़्यादा होगी, अगर वर्स्ट होगी तो प्रूनिंग कम होगी। तो जिस तरह मैंने स्लाइड्स में जो है गेम थ्योरी की, उसमें जो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करवाई है जो वीडियो लेक्चर में, उसी की स्लाइड्स की एंड पे अगर आप देखें तो मैंने सिर्फ वैल्यूज़, जो लीफ नोट्स की वैल्यूज़ है वही रखी है, लेकिन उनकी ऑर्डरिंग सिर्फ डिफ़र की है। एंड उसकी ऑर्डरिंग डिफ़र करने से प्रूनिंग जो है वो डिफरेंट हुई है। इट्स नॉट द सेम एज इट वाज डन इन वीडियो लेक्चर्स। उसकी प्रूनिंग जो लास्ट स्लाइड है उस एग्जाम्पल में सिर्फ मैंने अगर वैल्यूज़ को सॉर्ट डिफर कर दिया, मतलब उनकी ऑर्डरिंग को चेंज कर दिया चाइल्ड नोट्स की, तो वैल्यू मेरी डिफरेंट आ रही है। सो यू कैन बेसिकली एक्सप्लोर दैट एंड सी कि हाउ द ऑर्डरिंग कैन बेसिकली चेंज योर प्रूनिंग रिजल्ट्स। सो दैट इज़ इट फॉर गेम थ्योरी। इसमें सिर्फ आपको मिन मैक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन से अल्फा बीटा प्रूनिंग जो है आपको पता होना चाहिए। Now the next topic which CSP is, it's a very very important topic I believe. And CSP क्यों पढ़ाया जाता है, it's because कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम से आप अपनी प्रॉब्लम को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2। एन क्वींस का जो प्रॉब्लम है, अगर मैं बैक ट्रैक से करती हूँ तो बहुत कम टाइम में मुझे रिजल्ट्स पता चल सकते हैं। एंड इफेक्टिव अप्रोच है कि अगर मैं एक क्वीन को प्लेस कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो बोर्ड है 4x4 का, एंड अगर मैं क्वीन 1 को प्लेस कर देती हूँ, सो अगर मैं एक नॉर्मल अप्रोच चलूँ तो फिर मैं ये कहूँगी क्वीन 2 ने जो है पहले यहाँ आना है, फिर मैंने देखना है कि लीगल नहीं है, फिर मैं यहाँ आऊँगी, फिर पता चलेगा नहीं हो सकता, देन क्वीन 2 यहाँ। लेकिन अगर यही काम मैं एक कंस्ट्रेंट लगा के कर दूँ कि भाई अगर क्वीन 1 यहाँ आ गई है तो ये पोजीशंस अलाउड नहीं है, सो डायरेक्टली मैंने 2 पोजीशंस जो है क्वीन 2 की ख़त्म कर दी है एंड क्वीन 3 के लिए ये और ये पोजीशन ख़त्म कर दिया है। तो इससे मेरी प्रॉब्लम काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। तो कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम इज़ द सेम थिंग कि आपको अगर कंस्ट्रेंट्स पता है अपनी प्रॉब्लम के, आपको डिफाइंड है कि आप ये अप्रोचेज आपने इन चीज़ों से बच के आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उससे बहुत ही इफेक्टिव आंसर्स आ जाते हैं आपके, एंड बहुत कम टाइम में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो दैट इज़ वाई द टॉपिक नेम इज़ कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, कि जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई करके अपनी प्रॉब्लम को कम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व अप कर दिया जाए। So basically what it does is it reduces search space and factor representation of states। का मतलब ये है
कि आपकी स्टेट्स को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह अब लिया जाता है कि एग्जैक्टली हाउ द अदर वन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वन एंड अदर, एंड क्या हमने उन सबको वैल्यूज़ देनी है। जैसे फॉर सपोज अगर मैं ये कह लूँ कि वही एन क्वींस वाली एग्जांपल, तो क्वीन वन, क्वीन टू, क्वीन वन, क्वीन टू, क्वीन थ्री, क्वीन फोर आर नाउ कंसिडर्ड एज सेपरेट एंटिटीज़, एंड हम इन चार को कंसिडर करके सोच रहे होते हैं कि हमने इन पे क्या कंस्ट्रेंट्स लगाने, एंड उन कंस्ट्रेंट्स को लगा के फिर हमने कैसे अपना रिजल्ट आउटपुट करना है। सो रिमेंबर द CSP मेनली रिड्यूसेस सर्च स्पेस, एंड नाउ हम एक सेपरेट एंटिटीज़ को कंसिडर करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व अप करेंगे। किस तरह एक एक एंटिटी को हमने एक वैल्यू देनी है, सजाए के सारे कंस्ट्रेंट्स भी सॉल्व हो जाए एंड हमें एक प्रॉपर सोल्यूशन भी मिल जाए अगर एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता तो वो भी पता चल जाए कि सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, बट इफ इट एग्जिस्ट इट टेल्स अस कि देयर इज अ सोल्यूशन एंड दिस इज द प्रॉपर सोल्यूशन, द आइडियल वन। So there are three important definitions which we should, terms you can say, which you need to know in CSP, and इसका majorly जो होता है ये base है basically CSP की। It's variables, domains and constraints. Variables है as I said कि जो separate entities हम consider करें, जैसे n queens में you can say कि queen 1, queen 2, queen 3, queen 4 are your variables। मतलब ये कह लो कि वेरिएबल्स वो हैं जिनको हमने कोई वैल्यू असाइन करनी है, जिनके लिए हमने कुछ सोल्यूशन निकालना है, जिनको कुछ असाइन करना है हमने, ठीक है। सो ओवर हियर इफ देयर इज एन क्वीन प्रॉब्लम, तो ये चार वो क्वींस हैं जिनको हमने कोई लोकेशन असाइन करनी है। वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन रिगार्डिंग दीज एन क्वींस, सो दैट इज़ वाई वेरिएबल्स आपके हो जाएंगे जिनको आपने कुछ असाइनमेंट देनी है, जिनका सोल्यूशन आपने निकालना है। सो बेसिकली दिस इज क्वीन 1, क्वीन 2, क्वीन 3 एंड क्वीन 4। डोमेन इज़ बेसिकली कि आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या हैं, रिगार्डलेस ऑफ दी कंस्ट्रेंट्स जो हैं, आपको ऑप्शंस क्या क्या प्रोवाइड कर दिए गए हैं जिससे आपने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अगर देखा जाए तो इन सब के पास फिक्स ऑप्शंस हैं, दैट इज़ के 1, 2, 3, 4। यू कैन से कि इसको मैंने कह दिया कि कॉलम्स वाइज जो है आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो यही है कि या ये पोजीशन या ये या ये या ये। आई एम यू कैन से कि मैं कॉलम को कंसिडर नहीं करी, आप करो तो ये भी कर सकते हो कि हर क्वीन के लिए, क्वीन 1 के लिए जो ऑप्शन पोजीशन है वो 0, 0, 0, 1, 0, 2, सॉरी 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0। क्वीन 1 के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्वीन 2 के लिए ये एंड ये ऑप्शन अवेलेबल है, क्वीन 3 के लिए दिस एंड दिस। सो बेसिकली यू कैन टेल देम कि हर क्वीन के लिए जो पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ये पूरा एक कॉलम है जो क्वीन 1 के लिए अवेलेबल है, ये पूरा कॉलम है जो क्वीन 2 के लिए अवेलेबल है, ये पूरा कॉलम है क्वीन 3 के लिए, पूरा कॉलम है क्वीन 4 के लिए। तो डोमेन इज के हाउ मेनी सेट ऑफ ऑप्शंस डू दे हैव टू प्लेस देमसेल्व्स। अब अगर कोई कहता है कि हम डोमेन में इनिशियली अगर हम कंस्ट्रेंट्स मेंशन नहीं कर रहे हैं तो कॉलम को भी ना मेंशन किया जाए और डोमेन को सिर्फ कह दिया जाए कि वी हैव अ 4x4 का बॉक्स जिसमें क्वींस को प्लेस करना है, यू कैन डू दैट, ठीक है। यू कैन इंटायरली डू दैट। यू कैन से कि डोमेन्स ये हैं कि 4x4 के बॉक्स में जितने भी बॉक्सेस हैं दैट मीन्स इट्स 4x4, दैट मीन्स 16 जो हैं आपके इंडेक्सेस, उन सब में क्वींस को प्लेस किया जा सकता है। तो डोमेन इज़ दैट, मतलब मैंने कंस्ट्रेंट्स को कंसिडर ही नहीं किया। सो ईदर यू कैन राइट दिस, यू कैन राइट दिस दैट ईच कॉलम फॉर ईच क्वीन, या फिर आप डोमेन डायरेक्टली लिख सकते हो कि 4x4 16 बॉक्सेस विच आर अवेलेबल फॉर ऑल माई क्वींस, ठीक है। तो मैंने सिंपली ये इसलिए लिखा क्योंकि मैंने हर किसी की एक डोमेन स्पेसिफिक कर दी कि मैंने कहा कि क्वीन 1 के लिए कॉलम 1, क्वीन 2 के लिए कॉलम 2, क्वीन 3 के लिए कॉलम 3, क्वीन 4 के लिए कॉलम 4। कंस्ट्रेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है आपको इसमें जब डिफाइन करना पड़ता है सीएस में, आपको सिर्फ प्रॉब्लम दे दी जाती है एंड देन आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि वेरिएबल क्या है, डोमेन क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है। तो कंस्ट्रेंट बेसिकली आप ये भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली बस इंग्लिश में लिख दें कि कंस्ट्रेंट इज़ के क्वीन को जो है उसके वर्टिकल पोजीशन में कोई और क्वीन नहीं होनी चाहिए, इसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कोई क्वीन नहीं होनी चाहिए, उसके डायगोनल पोजीशन में कोई क्वीन नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स ये 3 जो है एलोकेशन इसमें कोई और क्वीन अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। सो यू कैन सिंपली राइट दैट के द कंस्ट्रेंट्स आर नो क्वींस टू बी प्लेस्ड लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, डायगोनली, ठीक है। सो दीज आर व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सीएससी बेसिस के वेरिएबल्स क्या हैं, डोमेन्स क्या है, सेट ऑफ ऑप्शंस विच डू हैव, एंड कंस्ट्रेंट्स विच इज़ के जो उनको लिमिट कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। सो इन क्वींस की एग्जांपल में जैसे मैंने कंसिडर करवा दी कि क्या होगा। मैप कलरिंग इज़ वन अनदर अप्रोच। मैप कलरिंग इज़ जस्ट लाइक जो आप लोग एल्गोरिथम्स में करते हैं, दैट इज़ ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम जो आपका होता था एल्गोरिथम्स में कि जो नेबर्स हैं उनका सेम कलर नहीं हो सकता है। सो वो मैप कलरिंग प्रॉब्लम है।
जॉब स्केड्यूलिंग इज़ अनदर प्रॉब्लम विच आई विल डिस्कस अहेड, जिसमें आपको टास्क दे दिए जाते हैं, आपको उन टास्क को अपने कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग चलाना होता है। जैसे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग, जिसमें ये होता है कि आपको बता दिया जाता है कि पहले ये टास्क होना है, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। एंड उसमें कभी कभार आपको कंस्ट्रेंट्स भी लगा दिए जाते हैं कि इस टास्क वन ने ये चीज़ें यूज़ करनी है, जब वो फ्री होंगी तो टास्क नंबर 2 पे, टास्क नंबर 3 एंड टास्क नंबर 4 पे आप जा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो टॉमस हूलर जो एग्जांपल होता था आपका एल्गोरिथम, उसमें यही होता था कि आपको बता दिया जाता है कि ये रिसोर्सेज हैं जो यूज अप होनी है। जब कोई फ्री होता था, यूज टू सेट के टाइम पीरियड जो है उसको कंसिडर किया जाता था। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट, कि आपकी हर डोमेन्स में इस तरह के कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सो यू हैव टू कंसिडर दोज। तो फॉर एग्जांपल इन क्वींस की हमने कर लिया, कंस्ट्रेंट डोमेन वेरिएबल्स जो है मैंने बता दिया कि यही है। इस तरह मैं इससे बता सकती क्वीन 1, क्वीन 2, क्वीन 3, क्वीन 4 आर माई वेरिएबल्स, डोमेन्स आर दीज वंस एंड कंस्ट्रेंट्स आर लेफ्ट राइट अप डाउन डायगनली। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्पल है ये ऑलमोस्ट पूरे CSP का टॉपिक जो कवर होगा उसमें ये एग्ज़ाम्पल यूज़ होगी हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज दिस अ वेरी वेरी यूज़फुल एग्जाम्पल एंड इससे बहुत ईजीली जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है सारी चीज़ों का। जो है जो भी हम एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, जो भी एल्गोरिथम्स ने ये कहा कि अप्रोचेस जो पढ़ेंगे, उस इस एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाता है कि कैसे सॉल्व होनी है। और पेपर में यही होता है कि आपको अप्रोच का नाम दे दी जाता है कि इस अप्रोच से पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो अगर आपको उस अप्रोच का मतलब पता हो, आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोच का मतलब ही नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पाएगी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड CSP। सो व्हाट आई विल एडवाइज इज़ कि जब आप CSP की सारी अप्रोचेस करें, टेक दिस एग्जाम्पल, कीप दिस एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, एंड देन फिर मेरे सारे जो भी मैं अप्रोचेस करवाऊँ उसको समझो एंड देखो कि मैं क्या कर रही हूँ एग्जैक्टली। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको साइड पे अपने सामने रख के चीज़ों को समझना, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही है कि मैप दिया हुआ है, देयर सम स्टेट्स एंड हमने इनको कलर करना है सच दैट कि वो ग्राफ कलरिंग वाला प्रॉब्लम, कि कोई भी नेबर का सेम कलर नहीं होना चाहिए ना। इसमें अगर मैं कहूँ कि CSP के बेस के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स, डोमेन्स एंड कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, तो वेरिएबल्स एज ऑब्वियस आर दी स्टेट्स, बिकॉज इनके लिए हमने एक सोल्यूशन निकालना है, इनको हमें कलर्स प्रोवाइड करना है। तो दीज आर माई वेरिएबल्स, दैट इज़ ऑल द स्टेट्स, WANT SAQ NSW VNT वेरिएबल्स। तो ये हो गए। डोमेन्स जो हैं आपकी, दैट इज़ कि हमें बेसिकली प्रॉब्लम में 3 कलर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, विच इज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो दीज आर द 3 कलर्स प्रोवाइडेड फॉर ईच स्टेट। दैट मीन्स जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं वो रेड, ग्रीन, ब्लू हैं, ठीक है। कि हर स्टेट के पास यही 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन ही उसको सेलेक्ट करना है और ऐसा करना है कि सोल्यूशन निकल आए। अगर मैं अब कंस्ट्रेंट्स की बात करूँ तो कंस्ट्रेंट्स मेनली ये हैं कि आपका कोई भी नेबर का कलर आपसे सेम नहीं होना चाहिए। तो अगर चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि इंग्लिश में सिंपली लिख सकते हो कि नो नेबरिंग स्टेट शुड हैव द सेम कलर एज ऑफ योर्स, या फिर आप सिंपली अगर डिटेल्ड में लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल WA should not have the same color as of NT, for example WA should not have the same color of SA, इसी तरह NT should not have the same color as of Q, NT should not have the same color of SA, likewise and so on। तो 2 वेरिएबल्स का आपने बता दिया कि हर जो भी आर्क्स हैं उससे आपने एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस का कॉमन सेम कलर नहीं हो सकता, नेबर्स का किन किन का नहीं हो सकता, इसका इससे नहीं हो सकता एंड सो ऑन एग्जाम्पल। तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है, इससे डायरेक्टली बेहतर ऑप्शन ये है कि सिर्फ लिख दो कि नेबरिंग स्टेट शुड नॉट हैव द सेम कलर। तो कंस्ट्रेंट्स बेसिकली यही है कि आपको प्रॉब्लम दे दी जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि देयर इज़ अ मैप गिवन, यू हैव टू कलर दी स्टेट सच दैट के नेबरिंग स्टेट का कलर सेम ना हो, एंड अब बताओ वेरिएबल डोमेन कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। तो आपने फिर खुद से ही मेंशन करना होता है कि क्या है। कलर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि देयर आर ओनली 3 कलर्स अवेलेबल एंड यू हैव टू डू इम्प्लीमेंट ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम। तो इस तरह आपको वेरिएबल्स, डोमेन्स एंड कंस्ट्रेंट्स मेंशन करने पड़ते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन का स्टार्टिंग पार्ट होता है, ये बेस पार्ट होता है, जिससे पता चलता है हमें कि एग्जैक्टली आपकी जो नॉलेज है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो वेरिएबल्स में डोमेन्स रख देते हैं और डोमेन्स में वेरिएबल्स। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि किसके लिए सोल्यूशन निकाल रहे हो एंड किसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वो क्वेश्चन पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव इज जॉब स्केड्यूलिंग। जॉब स्केड्यूलिंग एंड टाइम टेबल स्केड्यूलिंग ये भी आप कर सकते हैं। आई विल डिस्कस अहेड अ प्रॉब्लम जिसमें टाइम टेबल स्केड्यूलिंग करनी है।
तो इस तरह के भी CSP प्रॉब्लम में टाइम टेबल स्केड्यूलिंग, जॉब स्केड्यूलिंग, पाइपलाइनिंग वगैरह जो हैं बहुत सारे आ जाते हैं। मेमोरी मैनेजर्स जो हैं वो OS में आपके आ जाते हैं, जो आपने OS में एल्गोरिथम्स पढ़े होंगे एज ऑब्वियस। उसमें भी होता है कि फॉर एग्जांपल जो आपका राउंड रॉबिन था उसमें आपको पता होता था कि आपके पास ये रिसोर्स है, इस तरह एक टाइम पीरियड के बाद जो है ये रिसोर्स आपसे छीन ली जाएगी, किसी और प्रोसेस को दे दी जाएगी। तो दिस इज़ ऑल्सो CSP बिकॉज वाई देयर इज़ अ कंस्ट्रेंट कि आप ये रिसोर्स इतने टाइम लिमिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपका टास्क जितना भी लंबा हो, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। उसमें भी कितने सारे एल्गोरिथम्स होते हैं जिसमें कहते हैं कि लंबी जॉब है तो उसको ज़्यादा वेट करवा दो, ये छोटी जॉब है तो उसको ज़्यादा वेट करवा दो। तो हर एल्गोरिथम की डिफरेंट अप्रोच थी। दीज आर बेसिकली कंस्ट्रेंट्स जिनको सेटिस्फाई करके प्रॉब्लम सॉल्व होती है। So next up, these are basically slides which I'll upload it on Slate. Simply मैंने ये slides के साथ इसलिए मैं explain कर रही हूँ so that you exactly know कि which slide I'm considering right now while explaining the lecture. So this is basically a scheduling problem. You can say कि एक कार है जिसकी assemble करनी है and obviously अगर assembling करनी है तो उसमें फिक्स लिमिटेड ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं। कुछ टास्क हैं जिनको पहले होना है, कुछ टास्क उनके बाद होना है। फॉर एग्जांपल आप लोग आई गेस वुड वगैरह जो पढ़ रहे हो तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है कि आपका प्रोसेस क्या होता है, प्रोजेक्ट जो आप बनाते हैं उसका क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन फेज़ है, डिज़ाइनिंग फेज़ है, एग्जीक्यूशन फेज़ है, टेस्टिंग फेज़ है। तो इसका एक क्राइटेरिया है कि इससे पहले आप कोई और काम नहीं कर सकते। टेस्टिंग पहले नहीं हो सकती, हमेशा पहले आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल बनता है, देन प्लेटफॉर्म बनता है, देन डिज़ाइनिंग होती है, एग्जीक्यूशन होती है, देन ही टेस्टिंग होती है। सो दिस इज़ बेसिकली कार असेंबलिंग प्रॉब्लम जिसमें 15 टास्क दे दिए गए हैं एंड उन 15 टास्क के साथ साथ टाइम भी बताया गया है कुछ चीज़ों में कि टाइम कितना लगेगा हर चीज़ में। एंड देन फिर कहा गया है कि फॉर सपोज अगर अब इसमें कह दिया जाए कि बताएं कि एग्जैक्टली कंस्ट्रेंट्स को अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखें। कंस्ट्रेंट लैंग्वेज इज़ अ प्रॉपर यू कैन से लैंग्वेज टू एक्सप्लेन कि कैसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व होना है। बहुत से ऐसे इलेक्टिव्स आगे पढ़ाए जाते हैं जिसमें जो मेन क्राइटेरिया वो ये होता है कि जब आपको प्रॉब्लम दे दी जाए, एक बहुत बड़ी केस स्टडी दे दी जाए, तो आप कंस्ट्रेंट्स लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें कि एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम में क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल इवन व्हेन यू हैव योर FIP तो उसमें भी आपको एक लिमिटेशंस की हेडिंग होती है जिसमें आपको बताना पड़ता है कि आपके पास क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, क्या क्या आपके मसले मसाइल होंगे। ऐसा नहीं होता कि द प्रोजेक्ट इज़ नेवर स्मूथ सेलिंग वन। एवरीवन डू आस्क यू कि एग्जैक्टली आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई है, आपने क्या लिमिटेशंस थी, आपके क्या GPUs वगैरह अगर आपके मसले थे तो क्या मसले थे, कब मिले आपको, क्यों नहीं मिले, एंड सो ऑन। सो लिमिटेशंस जो हैं उनको भी हमें एक्सेस करना पड़ता है वाइल सॉल्विंग अ CSP प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये गिवन है प्रॉब्लम जिसमें हमें 15 टास्क गिवन है एंड हमें इन 15 टास्क के अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट लैंग्वेज में डिफाइन करना है कि किस तरह क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। तो फॉर सपोज see this point कि the axles have to be in place before the wheels are put on and it takes 10 minutes to install an axle. So इसमें simply अगर मुझे constraints language में define करना है तो all what I do is I write axles have to be in place before the wheels are put on, right? And axles take a time of basically you can say 10. So this is basically a constraint language which is defining this particular constraint. इसका मतलब क्या है exactly? कि जब मैं एक्सेल लगाना शुरू करूँ उसमें 10 मिनट लगेंगे एंड देन ही आई कैन गो ऑन टास्क नंबर 2. Why have I written this less than equals to is because maximum time उसने मुझे बताया कि it takes 10 minutes. It might take less than 10 minutes. That is why I've written कि axle plus 10 जो है less than equals to wheels है. That is कि एक्सेल में लगाना शुरू करूँगी जब तो उसमें 10 मिनट अगर मैं लगा दूँ उसके बाद जाके ही मैं व्हील्स जो है उसका प्रोसेस जो है टास्क नंबर 2 वो यूज़ हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता है। दिस इज बेसिकली अ लैंग्वेज डिफाइनिंग द मेन कंस्ट्रेंट कि दिस हैज़ टू बी पुट ऑन बिफोर दिस वन। दिस इज हाउ अ कंस्ट्रेंट लैंग्वेज इज डिफाइंड कि विच टास्क हैज़ टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट, हाउ मच टाइम विल इट टेक बिफोर टास्क नंबर 2 स्टार्ट्स। नाउ अगर मैं इस स्लाइड पे आ जाऊँ तो व्हाट इट बेसिकली मीन्स इज अगर मैं इस पॉइंट नंबर 2 पे आती हूँ, so this is basically telling me कि next we say that for each wheel we must affix the wheel which takes 1 minute, then tighten the nuts 2 minutes and finally attach the hubcap. So अगर ये basically book की example है and why I am defining this is to make you understand कि exactly how constraints लिखे जा सकते हैं, आपको जो भी case study मिले तो कैसे लिखे जा सकते हैं। उसमें इसने ये कह दिया simply कि वी मस्ट अफिक्स द व्हील विच टेक्स 1 मिनट देन टाइटन अप द नट्स। दैट मीन्स कि अफिक्स करना स्टार्ट करूँगी तो उसके बाद जाके जो 1 मिनट लगेगा उसके बाद ही जो है नट्स पुट ऑन हो सकते हैं।
that is affixing the wheels, which takes 1 minute. Then only the process, next one, nuts will start, and nuts will basically take 2 minutes, and then only the next process of hubcap can basically begin. So this is basically telling me कि कौन सा टास्क पहले स्टार्ट होना है, उसके बाद टास्क नंबर 2 जो है वो स्टार्ट होना है. लाइकवाइज यहाँ पे जैसे उसने कह दिया कि 4 वर्कर्स हैं टू इंस्टॉल व्हील, बट दे हैव टू शेयर वन टूल दैट हेल्प्स पुट द एक्सल इन प्लेस. तो इसमें सिंपली यही होगा कि आपने ये कह दिया है कि अगर एक ही टूल है, दैट मीन्स कि एक्सल पहले एक बंदा एक एक करके जो है आपका वो शेयर होगा among the 4 workers to install it up. Likewise over here we also need to assert that the inspection comes last and takes 3 minutes. So this is very important. आपको ये कह दिया गया जैसे आपका CS terms you can say कि inspection is like testing. तो it's saying कि testing जो है वो सबसे आखिर में आपका टास्क आएगा जो कि 3 मिनट लेगा. So what I can say is कि all other tasks, ठीक है, plus D is less than equals to inspection. That means कि सारे टास्क जो उससे पहले जो मैंने किए हैं वो पहले होने चाहिए. ये बेसिकली बता रहा है कि ये जो इनकी टाइम लिमिट वो लेगा, उसके बाद ही जाके आपका टास्क नंबर 2 जो इंस्पेक्शन वाला है वो शुरू हो सकता है, which will basically be taking 3 minutes. Finally, suppose that there is a requirement to get the whole assembly done in 30 minutes. Now, what does this exactly means कि अगर सारे assembly को 30 मिनट लगने हैं, कार assembly जो है उसको 30 मिनट लगने हैं, एंड मैंने ये बताया हुआ है ऊपर वाले पॉइंट में कि इंस्पेक्शन को 3 मिनट लगने हैं, दैट मीन्स दिस इज डिफाइंड कि दिस विल टेक फिक्स्ड ऑफ 3 मिनट्स. ना दिस मीन्स कि बाकी सारे जो टास्क हैं उनको कितने टाइम में ख़त्म होना है, दैट इज़ 27 मिनट्स. दैट मीन्स कि अगर मैं ये कह लूँ सारे टास्क की जो अगर डोमेन है टाइम की वो है बेसिकली 1 मिनट से लेके 27 मिनट्स तक, उससे ज़्यादा आप मिनट्स नहीं ले सकते सारे टास्क को ख़त्म करने में. वाई? बिकॉज अगर 30 मिनट आपको मिले हैं और 3 मिनट इंस्पेक्शन में लेने हैं तो आपके पास सिर्फ 27 मिनट्स की टाइम लिमिट है जिसमें आपने बाकी सारे टास्क को ख़त्म करना है. दिस इज बेसिकली हाउ यू राइट योर कंस्ट्रेंट्स और मेंशन योर कंस्ट्रेंट्स. यू कैन ऑल्सो राइट इट इन इंग्लिश, ठीक है, बट अगर कभी कभार कह दिया जाए कि कंस्ट्रेंट लैंग्वेज में डिफाइन करो कि विच टास्क विल बी डन फर्स्ट, विच टास्क विल बी डन सेकंड, सो दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन देम कि टास्क एक लेगा, वो टाइम लिमिट लेगा, उसके बाद जाके आपका टास्क नंबर 2 जो है वो परफॉर्म करेगा. सो एज अ सेट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज. इनफाइनाइट डोमेन्स का मतलब है कि जो आपको पता ही ना हो. फॉर एग्जांपल अगर पिछले वाले टास्क कार असेंबली टास्क में आपको पता ही नहीं होता कि आपको कितनी टाइम लिमिट गिवन है. फॉर एग्जांपल आपने दे दिए कार असेंबलिंग के लिए और आपने कोई ड्यूरेशन नहीं बताई कि मुझे कितने में चाहिए. आपने ये नहीं कहा मुझे 2 महीने में चाहिए, 3 महीने में चाहिए, आपने उसको टाइम लिमिट इनफाइनाइट दे दिया है. तो उसमें फिर आपका जो है जब आप कंस्ट्रेंट मेंशन करेंगे तो फिर आप यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं दे सकते. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 1, 2, 3 वगैरह जो यूज़ किए फिर आप वो यूज़ नहीं कर सकते. फिर इसकी जगह आप डी यूज़ कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने डी यूज़ किया था. तो इट्स बेसिकली टेल्स के एक टाइम लिमिट होगा जो कि कैलकुलेट अभी तक नहीं है, एंड जब वो टाइम लिमिट ख़त्म होगा तभी जाके आप अगले टास्क पे आएंगे. तो वो आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप एक्सप्लेन कर देते हैं कि टाइम ड्यूरेशन हमें पता नहीं है, तो हमने टाइम ड्यूरेशन को एक आर्बिट्री वेरिएबल से कंसिडर करवा दिया है कि ये वेरिएबल है जो डिफाइन करे कि हमारा टाइम लिमिट क्या होगा. जो भी वो होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, काम हो जाएगा उसके. तो लैंग्वेज हमने एक्सप्लेन कर दिया लेकिन टाइम हमने बताया नहीं है उसमें. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल जिसमें हमें फॉर एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा जो होता है उसमें भी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिससे हमें इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना होता है. इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल जिसमें CSP यूज़ होता है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स व्हिच यू हैव टू कंसिडर एंड देन सॉल्व दी प्रॉब्लम्स. नाउ क्रिट अरिथमेटिक से पहले आई हैव वन मोर स्लाइड टू कंसिडर. इसके बाद जाके क्रिट अरिथमेटिक होगा. नाउ कंस्ट्रेंट्स अब में समझ आ गए होंगे आई होप कि कंस्ट्रेंट्स का एग्जैक्टली मतलब क्या है कि लिमिटेशंस जो आपकी प्रॉब्लम में आपको प्रोवाइड हैं सॉल्व करते वक्त. जैसे वहाँ पे कार असेंबलिंग के वक्त प्रॉब्लम क्या थी कि 30 मिनट का टाइम पीरियड है एंड टास्क जो है पाइपलाइनिंग में चल रहे हैं. कोई एक टास्क दूसरे से पहले नहीं हो सकता. एक बताया हुआ है कि यही है जिस तरह फ्लो है जो आपका वही चल रहा है, एंड दूसरा जो रिस्ट्रिक्शन थी वो टाइम की थी कि आपके पास 27 मिनट है. इस तरह हर प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट्स होते हैं. जैसे एंड क्वींस में अपने कंस्ट्रेंट्स थे कि लेफ्ट राइट अप डाउन डायगनली नहीं मूव कर सकता.
मैप कलरिंग में अपने कंस्ट्रेंट्स हैं कि नेबरिंग के कलर सेम नहीं हो सकते. सो कंस्ट्रेंट्स जो है आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन किए जाते हैं. ना देयर इज यू कैन से कि टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं. यूनरी कंस्ट्रेंट्स आर द वन के आपके सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व है कंस्ट्रेंट को मेंशन करने के लिए. जैसे कि फॉर सपोज मैं ये कह दूं कि मैप कलरिंग प्रॉब्लम में आपका जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट है जो जिसने कह दिया कि मुझे एक कलर नहीं चाहिए, दैट इज़ ग्रीन रेड ब्लू में से मुझे ग्रीन पसंद नहीं है. तो ये है अगर प्रॉब्लम मैप कलरिंग का, तो मैं कह दूं कि WA दैट इज़ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने ये कह दिया है, लिमिटेशन रख दी कि ग्रीन कलर मुझे एलोकेट ना किया जाए. सो दिस इज़ बेसिकली इन्वॉल्विंग जस्ट वन स्टेट, इट्स नॉट इन्वॉल्विंग टू स्टेट्स टू डिस्क्राइब योर कंस्ट्रेंट. जब आपके वेरिएबल सिर्फ एक यूज़ हो रहा हो, यू कैन से कि जस्ट सिंगल वेरिएबल जब आपका यूज़ हो रहा हो, तो दैट इज़ बेसिकली डिफाइनिंग अ यूनरी कंस्ट्रेंट. यूनरी कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व जस्ट सिंगल वेरिएबल. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि WA वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को कलर ग्रीन नहीं चाहिए, सो इट्स इन्वॉल्विंग जस्ट वन वेरिएबल. उसने सिर्फ डोमेन बता दिया कि मुझे ये कलर नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस पूरे कंस्ट्रेंट में देखो तो वेरिएबल सिर्फ एक है. इट्स नॉट इन्वॉल्विंग 2 or 3 or 4 वेरिएबल्स. तो अगर सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो आपके कंस्ट्रेंट को मेंशन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड अ यूनरी कंस्ट्रेंट. ये चीज़ें पता होनी चाहिए बहुत क्लियरली, क्योंकि इस तरह सवाल आता है ज़रूर है कि आपको कहा जाए कि यूनरी कंस्ट्रेंट्स बताओ अपनी प्रॉब्लम के. केस स्टडी दे दिया, कहा गया है कि इस प्रॉब्लम की यूनरी कंस्ट्रेंट्स बताओ, इस प्रॉब्लम के बाइनरी कंस्ट्रेंट्स बताओ. तो इस तरह के कंस्ट्रेंट होते हैं. जैसे कार असेंबली में कंस्ट्रेंट है कि इंस्पेक्शन ने सिर्फ 3 मिनट लेने हैं, तो एक ही वेरिएबल है लेकिन वो बता रहा है कि उसने सिर्फ 3 मिनट लेने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेने हैं. तो ये यूनरी कंस्ट्रेंट है, जस्ट इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल. बाइनरी कंस्ट्रेंट्स एज द बाइनरी टर्म सेज 2. तो 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे मैप कलरिंग प्रॉब्लम में जब मैं कंस्ट्रेंट लग रही थी कि WA इज़ नॉट इक्वल्स टू NT, दैट वाज सेइंग कि इस वेरिएबल का जो कलर है वो इस वेरिएबल के कलर के बराबर नहीं हो सकता. तो इस कंस्ट्रेंट को मेंशन करने में मुझे दो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं. बिकॉज 2 वेरिएबल्स यूज़ हो गए हैं, दैट इज़ वाई इट्स नोन एज अ बाइनरी. दिस टाइप ऑफ अ कंस्ट्रेंट इज़ नोन एज अ बाइनरी कंस्ट्रेंट. ऐसा होता है कि आपको कोई केस या प्रॉब्लम दे दी जाती है, उसमें आपसे कहा जाता है कि लिस्ट ऑल योर कंस्ट्रेंट्स. उसके बाद फिर आपको कहा जाता है कि जब आपने लिस्ट कर ली है, अब आप कैटेगराइज करें अपने कंस्ट्रेंट को कि आपकी टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स में से कितने कंस्ट्रेंट यूनरी कंस्ट्रेंट्स हैं, कितने कंस्ट्रेंट्स बाइनरी कंस्ट्रेंट्स हैं. तो इस तरह का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बाइनरी में 2 वेरिएबल्स उस कंस्ट्रेंट को मेंशन करने के लिए इन्वॉल्व हो रहे होंगे, एंड यूनरी कंस्ट्रेंट में एक बेसिकली वेरिएबल जो है वो इन्वॉल्व